हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv4 एड्रेस। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वैलिड एड्रेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है वैलिड एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो कौन सा वैलिड एड्रेस नहीं है, ये यहाँ पे वैलिड एड्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह की जो हमारा हर एक ऑक्टेट होता है, ठीक है, ऑक्टेट मतलब जो 8 बिट का हमारा एक वो बनता है, IP एड्रेस बनता है। हमें पता है IP एड्रेस कितने का होता है, हमारा टोटल 32 बिट का है ना। तो हर एक ऑक्टेट में कितने कितने का होता है, 8 8 बिट होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 8 बिट की रेंज होती है हमारी 0 से लेके 255 तक चलती है। मतलब टोटल कितने होते हैं, 256। उसकी मतलब टोटल कितने होते हैं उसमें वैल्यूज 256, पर इसकी रेंज चलती है 0 से लेके 255 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी रेंज क्या है, 255 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है, उस रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे क्या आंसर ठीक आएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है, इसलिए ये क्या हमारा वैलिड IPv4 एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट आ गया, विच इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ चेंजिंग द डिफॉल्ट बूट सीक्वेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट बूट सीक्वेंस को चेंज करना है, तो मैं कौन सी सेटिंग में जाके कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमें चेंज करना हो किसी भी चीज़ को, तो हम उसको जाके करते हैं बायोस सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, यूज बायोस सेटिंग्स। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज टाइप्स इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। ठीक है, अब मेन मेमोरी क्या होती है हमारी, रैम। अब यहाँ पूछा है रैम और CPU के बीच में कौन सी मेमोरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी मेमोरी कैशे मेमोरी। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा सेकंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया, IDE, SATA, PATA, SC, SCSI आर द पॉपुलर इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड फॉर। अब ये सारे के सारे क्या हमारे इंटरफेस हैं जो यूज़ करते हैं हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आंसर, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, IDE की फुल फॉर्म क्या है हमारी, IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। साटा की, ठीक है, IDE का नाम बाद में चेंज करके साटा सॉरी पाटा रख दिया था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाटा को पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद साटा आया। ठीक है, साटा पाटा से थोड़ा फास्टेस्ट काम करता था। ठीक है, पाटा इनका नाम ही क्यों रखेंगे कि पाटा क्या काम करता था, पैरेलली डाटा को लेकर जाना काम करता था। ठीक है, फिर साटा या साटा ने क्या काम किया, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो साटा की फुल फॉर्म क्या हमारी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद लास्ट में आया हमारा SI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म थी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और आजकल हम कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं, USB, है ना। तो ऐसे करके ये सारे के सारे पहले हमारे इंटरफेस है, ये किसके इंटरफेस है, हमारे सारे हार्ड डिस्क ड्राइव के। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोर्स डाटा ऑन स्पाइरल ट्रैक्स इंस्टेड ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क के ऊपर पहले तो ये बताओ कौन डाटा स्टोर करते हैं, हमारे हार्ड डिस्क, है ना। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क तो पहले ही कैंसिल हुआ, क्योंकि इसने बोला कि वो डाटा स्टोर करते हैं स्पाइरल ट्रैक के ऊपर। तो स्पाइरल ट्रैक पे याद रखना, जो हमारे CDs होती हैं, CD DVDs, ये सारी सारी किस पे डाटा स्टोर करती हैं, स्पाइरल ट्रैक्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या इसको हम बोलते हैं CD। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस फॉर द IP एड्रेस 192.168.19.12/24। अब ये किस तरह का एड्रेस है, ये हमारा है क्लास लेस एड्रेसिंग, है ना। अब क्लास लेस एड्रेसिंग में हमें पता है जो ये हमारा लास्ट है, ठीक है, ये हमारी प्रीफिक्स बिट है। अब प्रीफिक्स बिट मान लो n, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 24। और हमने क्या पढ़ा है, हमारे IP में कितने, मतलब IPv4 में कितनी उसकी रेंज होती है, उसकी रेंज होती है हमारी टोटल 32 बिट। अब क्या करना है, डायरेक्टली 32 में से क्या करना है, जो हमारा प्रीफिक्स बिट है इसको माइनस कर देना है। तो 32 में से अगर 24 गया तो कितने बचे हमारे पास, 8। तो इस 8 का मतलब क्या है, ये हमारे के सारे क्या होंगे, ये हमारे होस्ट बिट होंगी, है ना, होस्ट बिट होंगी। अब हमें पता है जो हमारे ऑक्टेट हैं वो कितने कितने के बनते हैं, हमारे टोटल 8 8 के बनते हैं। अब अगर मान लो लास्ट के ऑक्टेट अगर 8 बिट के लिए रिजर्व रखे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना निकले हैं कि होस्ट के लिए 8 बिट रिजर्व रखने हैं, तो बाकी सारा का सारा क्या होगा उसका नेटवर्क एड्रेस, है ना। तो नेटवर्क एड्रेस क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 192.168.19। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 192.168.19.0। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे करेक्ट हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मैनी वायर्स आर इन UTP केबल। अब UTP केबल ने पूछे कि टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितनी होती है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितनी होती है, मैक्सिमम में 8 वायर्स होती हैं। ठीक है, 8 वायर्स मतलब कितने पेयर्स होंगे हमारे, 4 पेयर, है ना।
मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स की जो वायर्स होंगे, ऐसे कर जो वायर्स आएंगी, इसके टोटल कितने पेयर आ सकते हैं हमारे पास? 4 पेयर्स, है ना। याद रखना इसके कितने पेयर्स आएंगे हमारे पास, 4 पेयर। अब 4 पेयर में कितनी वायर्स आए? 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। तो उसमें टोटल कितनी वायर्स आती है हमारी? 8 वायर्स। और पेयर पूछे थे तो पेयर आने थे हमारे 4। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज एम्प्लॉयड बाई विंडोज 8/विंडोज 10। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा फाइल सिस्टम ये सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ जो हमारा NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। ये हमारे जो फाइल सिस्टम जो हमारा विंडोज 8 और विंडोज 10 जो हमारे हार्ड डिस्क में क्या कहते हैं, फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। EXT3 किसका? ये हमारा लिनक्स का है ना। फिर FTP का हमारा वो प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम जो हम खुद राइट करते हैं इनटू पोर्टेबल कोड, उसको कन्वर्ट करते हैं किसी कोड में जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। अब बाइट कोड किस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है? मतलब सोर्स कोड अगर हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? हमारे जावा लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 10th क्वेश्चन, what will be the value stored in variable I and j after the following segment of C program is executed। अब ये बोल रहा है कि मान लो आप यहाँ पे ये दो वेरिएबल दे रखे हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये आ गई मेरी रैम जिसके अंदर जो हमारा सारा का सारा काम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आ गया हमारे पास? एक वेरिएबल आ गया जिसके अंदर डाटा कितना बड़ा है? 10, ठीक है। एक लोकेशन है, मतलब एक तरह की, उसके अंदर कितना बड़ा है? डाटा 10 पड़ा है। और एक लोकेशन है j, उसमें मुझे क्या करना है? I प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारे दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक आता है प्री, ठीक है, एक आता है प्री और एक आता है हमारा पोस्ट। अब प्री का मतलब होता है पहले, है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे लिखी होती है I प्लस प्लस, ठीक है, मतलब यहाँ पे I प्लस प्लस दे रखा है, अगर यहाँ पे लिखा था प्लस प्लस I, तो ये इसका मतलब था प्री, मतलब किसी वेरिएबल से पहले कोई ऑपरेशन लगाए, ठीक है। और किसी वेरिएबल के बाद उसको बोलते हैं हम पोस्ट, है ना। प्री मतलब है कि उसको पहले लगे होंगे, पोस्ट का मतलब है वो बाद में लगे होंगे, ठीक है। अब इसका इसी के नाम से हमें लगता है कि यहाँ पे लगा है पोस्ट। तो पोस्ट का मतलब है हम क्या करेंगे? पहले वैल्यू असाइन करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे लगा है पोस्ट, तो आई के अंदर कितनी वैल्यू? आई के अंदर 10 वैल्यू, तो 10 वैल्यू किसको पास हो जाएगी? जे के अंदर। तो जे के अंदर करंटली कितनी वैल्यू चली जाएगी? हमारी 10। और उसके साथ क्या होगा? हमारी आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि जब ये पूरा सेगमेंट चलेगा तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो मान लो जहाँ तक इसने अपना काम खत्म किया और ये अगले स्टेप तक चला गया, तो अगले स्टेप तक इनके पास कितनी वैल्यूज होंगी? आई के पास भी कितनी है? 10, और जे के पास भी कितनी है? 10। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 10 और 10, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें वैल्यूज इंक्रीमेंट हो जाएंगी, उसमें आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1 करके 11, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि जैसे ये सिस्टम यहाँ तक खत्म होगा, इस लाइन के बाद इनके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी? तो इनके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 10 और 10। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, चूज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल कॉल्ड EMP comprising of employees having salary greater than or equal to 10,000, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या लगाई है इन्होंने? कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम कौन सा क्लाउज यूज करते हैं? वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या आ गया? करेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट हम यूज करते हैं हमें जब डाटा फेच करना होता है या फिर रिट्रीव करना होता है, ठीक है। स्टार का मतलब होता है कि मैं हर एक फील्ड की, हर एक मतलब रोज और कॉलम की, हर एक मतलब पूरे पूरे टेबल की बात कर रहा हूँ, तो हम यूज़ करते हैं स्टार का, ठीक है। फ्रॉम आ गया कीवर्ड कि मुझे कहाँ से लेकर आना है, टेबल का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे? EMP, कि मुझे EMP से क्या करना है? डाटा को फैच करके मतलब लेकर आना है। कौन से डाटा को? कंडीशन मैंने लगा दी है जहाँ पे क्या है? सैलरी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। सैलरी ग्रेटर होनी चाहिए और फिर इक्वल होनी चाहिए किसके? 10,000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट। अब बुलेटेड लिस्ट कौन देती है? हमारी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट कौन सी आएगी? हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड UL। फिर नेक्स्ट आ गया, विच द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन द नेम्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अब मान लो मुझे कोई फाइल मैंने क्रिएट की विंडोज में, है, तो विंडोज में पूछ रहा है कि इनमें से मैं कौन सा कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार ना हम एस्ट्रिक का सिंबल यूज नहीं कर सकते उसमें। बाकी सारे सिंबल हम किसी फाइल के किसी को, मान लो मुझे ये फाइल नेम देना है, ठीक है, $123, है ना। तो ऐसे करके मैं फाइल का नाम दे सकता हूँ, पर एस्ट्रिक करके *123 देना चाहूँ तो ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है, विंडोज़ में। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी सारे सिंबल मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर अटैक अटेम्प्ट टू ऑब्टेन
sensitive information such as username, password, pin code and financial information often for malicious reason. अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा साइबर अटैक है जिसके मतलब हैकर क्या करता है, हमारा यूजर नेम लेता है, हमारे पासवर्ड को फैच करता है, हमारे पिन कोड लेता है और हमारी जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है या फिर फाइनेंस इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है एक तरह का, उसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है, फिशिंग अटैक बोलते हैं। मतलब क्या करेगा, वो ओरिजिनल वेबसाइट की एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएगा, उसमें हम जैसे अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो सारा का सारा पासवर्ड किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ना जाके वो जाएगा हैकर के पास। उस तरह के अटैक को हम बोलते हैं डायरेक्टली फिशिंग अटैक। फिर नेक्स्ट आ गया, अ फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ वेरिएबल दैट इज मेंट टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पूछा है कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड, पॉइंटर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल। अब यहाँ पूछा कि लूप कौन सा नहीं है डायरेक्टली, है ना। तो इफ क्या डायरेक्टली हमारी स्टेटमेंट है, यहाँ पे साथ में लिखा भी है इफ क्या हमारे एक स्टेटमेंट है, बाकी वाइल भी लूप है, फॉर भी लूप है, हमारा डू वाइल भी क्या हमारा लूप है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे नॉन लीनियर पूछा है, स्टैक लीनियर होता है, क्यू लीनियर होता है, पर जो हमारा ट्री होता है ये होता है हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, हु इन्वेंटेड द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थे हमारे, बाजार ने स्टॉपसम। ठीक है, इसका जो भी नाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल द बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड द रिलेटेड कोड टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब, जब हम क्या करते हैं, कौन सी ऐसी ओप्स की जो कंसेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं, जो बोलता है कि हम क्या करेंगे, जो भी डाटा होगा या उसके रिगार्डिंग जो भी उसके साथ का कोड होगा उसको क्या करेंगे, एक ही ब्लॉक में इकट्ठा कर लेंगे, है ना, एक सिंगल यूनिट या फिर एक ब्लॉक में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जो भी इसका मतलब कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन, जो बोलता है कि हमें क्या करना है, जितने भी किसी चीज़ को चलने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को चलने के लिए अगर उसके वो डाटा चाहिए और उसका जो कोड है उसको हम अलग अलग ना रख के उसको एक ही यूनिट के अंदर कंबाइन कर देंगे, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्ट एज द एंट्री पॉइंट इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से, तुम्हारा मेन फंक्शन से। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो मेन का डाटा टाइप क्या होता है वो हमारा इंट डाटा टाइप होता है हमारे मेन के साथ। नेक्स्ट आ गया, इन विच लेयर OSI रेफरेंस मॉडल ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स। अब पैकेट्स को राउटिंग करने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है। अब राउटर कहाँ काम करता है, हमारे नेटवर्क लेयर पे। पैकेट्स कौन डील करता है, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके आगे से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लेयर होगी वो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, नेटवर्क लेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सर्वर्स इश्यूज IP एड्रेसेस टू नेटवर्क होस्ट। ठीक है, अब डायरेक्टली बोलने का मतलब है कि हमें IP एड्रेस कौन देता है, जैसे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमें IP एड्रेसेस कौन असाइन करता है। ठीक है, तो वो हम असाइन करता है हमारा DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की लेंथ पूछी है यहाँ पे कितनी होती है, वो 48 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की कंबाइन टू ओपन अ स्टार्ट बटन इन विंडोज। ठीक है, एक तो हमारा होता है डायरेक्टली हम क्या करें, विंडोज की प्रेस करें तब भी वो ओपन कर देता है स्टार्ट बटन को। अगर विंडोज की नहीं है ऑप्शन में दे रखा तो क्या हमारे कंट्रोल प्लस एस्केप, क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, अ फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्टिंग्विश इटसेल्फ एज अ यूजफुल एंड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस कौन लेता है, हमारा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग MS Excel functions can be used to find third largest value। अब लार्जेस्ट वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, डायरेक्टली लार्ज फंक्शन। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस, है ना। हम पढ़ते हैं एक्सेल में हमारे थ्री टाइप के रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, इसके अलावा मिक्स्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, किसी सेल में एब्सोल्यूट से रिलेटिव में शिफ्ट करना है ना। टॉगल का मतलब होता है शिफ्टिंग करना ना, या फिर चेंज करना। तो मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की F4। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज शो ऑल द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विदाउट एनी ग्राफिक। अब मुझे क्या करना है, सारी स्लाइड्स देखनी है पर उनके जो ग्राफिक्स उनको नहीं देखना है। तो हम कौन सा व्यू में जाते हैं, हम जाते हैं आउटलाइन व्यू में। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आंसर इसका, आउटलाइन व्यू।
नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या नहीं होता है, ठीक है, क्लैडिंग होती है इसमें, लाइट वेव, क्योंकि ऑप्टिकल है तो ऑब्वियसली लाइट तो होगी। उसके बाद आ गया मल्टी मोड, ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं सिंगल मोड, मल्टी मोड, ऑप्टिकल फाइबर के। तो क्या आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं करती ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ। नेक्स्ट आ गया इफ अ प्रोग्राम इज नॉट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो मेरी मतलब मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसमें मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, उसके जो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो मुझे नहीं मिल रही है, तो वो किसकी वजह से नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब मेरा प्रोग्राम भी चल रहा है सब कुछ ईजिली, मतलब कोई एरर नहीं है, कोई कंपाइल एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद मेरा जो आउटपुट है वो मुझे नहीं मिल रही है, उसकी वजह क्या थी, हमारे सिमेंटिक एरर, ठीक है, मतलब हमने क्या कर रखा है, हमें जो मतलब हमारे जो लॉजिकल एरर बोलते हैं एक तरह के ना, कि हमारा जो लॉजिक है उसमें कुछ एरर है, उसकी वजह से नहीं वो प्रोग्राम चल रहा है ठीक ढंग से। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रॉक्सी सर्वर यूज फॉर शेयरिंग एन इंटरनेट कनेक्शन एंड कैचिंग द वेब कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलर प्रॉक्सी सर्वर पूछा है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्क्वाड, ठीक है। ये एक पॉपुलर क्या हमारा प्रॉक्सी सर्वर है जिसके हम क्या कर सकते हैं, जो शेयर्ड इंटरनेट होता है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, ये पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंटर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, प्रिंटर की कौन सी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ये इसकी स्पीड किस में मेजर होती है, ठीक है, पेजेस पर मिनट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर आगे इसकी ट्रे की कैपेसिटी भी होती है, कितने पेजेस आएंगे उसमें, है ना। फिर आगे इसके डीपीआई है ना, डेप्थ पर पिक्सल, है ना, या फिर डेप्थ पर इंच, ठीक है, तो इसमें ये क्या आरपीएम, ये इसकी प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन नहीं आती है। फिर नेक्स्ट आ गया अ फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ डायनेमिक वेबसाइट comprising of discrete post in reverse chronological order generally used for discussion platform। अब डिस्कशन प्लेटफॉर्म की बात की है तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई बंदा अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, उसको मैं डायरेक्टली पूछा है, इतना कॉम्प्लेक्स करके पूछा है, पर डायरेक्टली मतलब है ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे कोई पर्सन क्या करता है, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर उसको पोस्ट करता है जैसे अपने बारे में, जैसे कुछ उसने नया कंटेंट ऐड किया ना, तो कहाँ ऐड करता है वो अपने ब्लॉग के अंदर। तो क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन पर डी, ब्लॉग। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एफटीपी, है ना, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्लाइंट एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है, जो क्या करती है, मैनेज करती है फाइल्स को रिमोट एफटीपी सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोजिला का फाइल जिला, ठीक है, मोजिला कंपनी का जो प्रोडक्ट है फाइल जिला वो ये काम करता है। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट डज द टर्म 1000 ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस का मतलब ही क्या होता है, ब्राइटनेस इन अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिजिटल प्रोजेक्टर। अब अच्छा इन्होंने पूछा कि 10,000 ल्यूमिनस का मतलब क्या है यहाँ पे डायरेक्टली, है ना, तो इसका क्या मतलब, मैंने बोला कि ब्राइटनेस इसका मतलब होगा, ठीक है, ल्यूमिनस का मतलब होता है ब्राइटनेस। नेक्स्ट आ गया रीसाइजिंग एन इमेज विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स विजुअल कंटेंट इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मुझे इमेज को मैंने मतलब इसको रीसाइज किया और उसका जो देखने की जो मतलब उसको जूम करने वाले उसके पिक्सल नहीं फटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलिंग। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स फॉर्मेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई क्वालिटी ड्राइंग। हाई क्वालिटी ड्राइंग के लिए हम कौन सा सुटेबल मानते हैं, अपना वेक्टर ग्राफिक्स को, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंबाइंस आर यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स टू प्रोड्यूस फुल रेंज ऑफ कलर। अब जितने हमारे प्रिंटर्स है वो काम करते हैं हमारे किस मॉडल पे, CMY के मॉडल के ऊपर, है ना। इसमें क्या आता है, सी का सी स्टैंड फॉर क्लेन, है ना, M स्टैंड फॉर मैजेंटा, Y स्टैंड फॉर येलो एंड की, इसको यहाँ पे ब्लैक लिखा है पर यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब की का मतलब कितना है, ब्लैक, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, के का मतलब क्या होगा, ब्लैक कलर, या फिर अगर यहाँ पे की लिखा हो तो यहाँ पे की भी क्या होना, राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए सेल एट 13th रो एंड 9th कॉलम, है ना। उन्होंने बोला कि 13वीं, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक सेल है ना, इसकी उन्होंने पूछा है हमारा एक्सेल में मेरे पास ऐसे करके वो है, ठीक है, यहाँ से हमारे कॉलम स्टार्ट हुए ABCD और यहाँ से मेरी रो स्टार्ट हुई, यहाँ पूछा है कि 13th रो, ठीक है, मान लो यहाँ जैसे मेरी 13th रो स्टार्ट होगी, अब यहाँ पूछा है कि 13th रो 9th कॉलम, है ना, 13th रो और 9th कॉलम। अब पूछा है कि इसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है, तो जो हमारा 19th नंबर पे आता है, जैसे हम वो करते हैं अल्फाबेट में लिखते हैं ABCD, है ना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके जब हम 19th के ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमारे कौन सा अल्फाबेट, S मिलता है ना, तो 13th रो, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, S 13th,
तो क्या यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एस 13। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS पावर पॉइंट इज यूज टू प्रिंट मिनिएचर स्लाइड्स ऑन पेज फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ऑडियंस। ठीक है, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि मुझे क्या करना है उसकी अपनी प्रेजेंटेशन का कुछ पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, उसका कॉम्पैक्ट वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब हम यूज़ करते हैं हैंड आउट्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ठीक आएगा हैंड आउट्स। नेक्स्ट आ गया अ फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक दैट हैज द डेप्थ ऑफ 2 or more लाइन्स फॉर रेगुलर टेक्स्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है हमारा 3 मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है हमारा 10 लाइन्स। ठीक है, मिनिमम कितनी होती है ड्रॉप कैप 3 लाइन की, और मैक्सिमम होती है हमारी 10 लाइन्स की। फिर नेक्स्ट आ गया द फिलिंग द ब्लैंक्स टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू क्विकली अप्लाई द स्टाइल ऑफ वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अनदर। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो कि मैंने क्या किया है, एक करेक्टर है, ठीक है, एक कोई भी एक चीज़ है, जैसे मान लो ABC लिया, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया ना, इसके मैंने कुछ फॉर्मेटिंग लगा दी, मान लो इसको मैंने मोटा कर दिया ऐसे करके A, और ये इसको करके B कर दिया, और इसको C कर दिया। अब इसके मैंने क्या किया, फॉर्मेट लगा दिया, इसको मतलब बोल्ड कर दिया एक तरह का। अब मान लो मैंने एक और टेक्स्ट लिखा XYZ, अब मुझे ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी है ना, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, मुझे अगर इस चीज़ को कॉपी करना है तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड आती है हमारी Ctrl+Shift+C। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा इसका जो भी जितने भी मैंने इसके ऊपर वो लगा रखी है फॉर्मेटिंग, वो सारी की सारी क्या होगी, कॉपी हो जाएगी, है ना। उसके बाद जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर कमांड लगाऊंगा Ctrl+Shift+V, तो इससे क्या होगा, जो मेरी जितनी फॉर्मेटिंग थी वो क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, XYZ का, ये भी क्या आएगा, बोल्ड में, X और ये Y और ये Z। ठीक है, इस तरह ये काम करता है हमारा क्या, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट आ गया व्हाट डज अ फाइल कंटेन इफ इट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ जिप। अब जिप की जो एक्सटेंशन होती है, ये हम देखते हैं जो भी हमारी कंप्रेस्ड फाइल्स या फोल्डर होते हैं वहाँ पे लगा होता है हमारा जिप। ठीक है, जिप किसके एक्सटेंशन है, किसकी, कंप्रेस्ड फाइल्स की। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए सेल इन MS एक्सेल इफ इट कंटेन्स अ फॉर्मूला। अगर कोई एक फॉर्मूला कंटेन करता है, सबसे पहले बताओ तुम्हारा एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट होता है इक्वल टू के सिंबल के साथ। तो क्या आएगा डायरेक्टली यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू का सिंबल। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सर्विस यूज टू ट्रांसलेट द इंटरनेट डोमेन टू द होस्ट नेम टू IP एड्रेसेस, है ना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अब मेरे पास डोमेन नेम मैं गूगल का ले लेता हूँ, जैसे मान लो www.google.com। अब google.com हमें पता है हमारा कंप्यूटर के मतलब जो हमारा सिस्टम है वो किससे वर्क करता है, बाइनरी के ऊपर वर्क करता है या फिर IP एड्रेस के ऊपर वर्क करता है। तो इस चीज़ को कन्वर्ट करता है किसमें, IP एड्रेस में। मान एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गूगल का, मान लो IP एड्रेस आ गया ये, है ना, 192.10.10.10। ठीक है, अब इससे दूसरे में हम याद रखते हैं इसको google.com को, है ना, इससे वो इसके IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, मतलब इसमें कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, हमारा DNS सर्वर। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है, हमारा DNS सर्वर। तो जो हम ये चीज़ लिखते हैं ये कहाँ जाती है, रिक्वेस्ट इसकी DNS के पास, DNS सर्वर कन्वर्ट कर देता है इसको इसके पास। ठीक है, तो फिर जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट जो रिक्वेस्ट जाती है वो इसके पास जाती है बाद में, है ना। नेक्स्ट आ गया फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टोर्शन अकर्स इन द शेप ऑफ प्रोजेक्टेड इमेज व्हेन द प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट एट एंगल्ड सरफेस। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट को बोलते हैं की स्टोन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं तो जो थोड़ी टिल्ट करके आती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे कुछ इमेज है वो कुछ ऐसी टिल्ट करके आ रही है और मुझे इसको सीधा करना है ना, ऐसे दिखाना है, तो तब हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किसका, की स्टोन का। ठीक है, तो की स्टोन कितने तरह के होते हैं, एक आता हमारा हॉरिजॉन्टल और एक आता हमारा वर्टिकल, 2 टाइप्स ऑफ की स्टोन। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं उसको, मतलब एक तरह का, मान लो अगर वो टेढ़ी इमेज दिख रही है तो उसको हम सीधा कर सकते हैं उससे की स्टोन की हेल्प से। ठीक है, प्रोजेक्टर में। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे किस तरह से इसको लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू, फिर उसमें ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा कंबाइन A1+A2। ठीक है, उसके साथ क्या डिवाइड हो रहा है हमारा A3, A1+A2 डिवाइड हो रहा है A3 मल्टीप्लाई लास्ट में क्या हो रहा है हमारा A4। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर
ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस। अब यहाँ पे पूछा है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट कौन सा है, ओरेकल, DB2, MySQL या फिर SQL सर्वर। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें आंसर आएगा हमारा MySQL। ठीक है, ये जो हमारा ओरेकल है ये हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये पहले ही कैंसिल हो गया, ऑब्जेक्ट की बात तो यहाँ पे की नहीं है। फिर यहाँ पे DB2 की बात की है, DB2 हमारा रिलेशनल डाटाबेस तो है, पर ये फ्री या फिर ओपन सोर्स नहीं है ना, ये ओपन सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। फिर SQL सर्वर ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और ये भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे देखा A+B का होल बार कैन बी रिप्लेस्ड एज। ठीक है, इसको किस में रिप्लेस करते हैं, तो इसको रिप्लेस करते हैं इसमें। ठीक है, A बार.B बार। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंटरेक्टिव वेब पेजेस। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी, जावा स्क्रिप्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। अब स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है डायरेक्टली, बिट। द फर्स्ट कंप्यूटर अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए कौन सा हमारा, यूनिवैक। ठीक है, किसने बनाया था इसको, JP Eckert और JW मैकली ने। ठीक है, गाइस, थैंक यू सो मच।